Okay, hello students. After studying the two types of reaction, Williamson synthesis and Claisen rearrangement, now we are moving ahead towards the two types of reaction. Going to discuss is the ester formation and then finally Fries rearrangement. Okay, so starting with the ester formation. In ester formation, basically what we want to have is the formation of this C double bond O and single bond O, that is COO group formation. Okay students, so we are familiar with two types of terms. One is acylation and another is acetylation. Okay, third one is benzoylation. ठीक है. सो एसाइलेशन और एसिटाइलेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसाइलेशन एंड एसिटाइलेशन. बेसिकली एसाइलेशन इज़ अ जनरल टर्म एंड एसिटाइलेशन इज़ द स्पेसिफिक टर्म. तो जनरल और स्पेसिफिक से मेरा क्या मतलब हुआ? जनरल से मेरा मतलब हुआ कि अगर मैं किसी भी रिएक्शन के अंदर एडिशन करना चाहूँ या इंट्रोडक्शन करना चाहूँ किसका, RCO ग्रुप का, ठीक है, अगर मैं इस ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना चाहूँ, R क्या है, जनरल एल्काइल ग्रुप है कोई भी, तो वहाँ पर मैं बोलूँगी कि मैं उसमें क्या कर रही हूँ, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम हो जाएगा एसाइलेशन. ठीक है. अगर इसी एल्काइल ग्रुप को मैं रिप्लेस कर दूँ CH3 यानी मैथिल के साथ या मिथाइल के साथ, तो वहाँ पर मैं क्या इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, CH3 COO ग्रुप. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो एस्टर, दिस इज़ ऑल्सो एस्टर, बट क्योंकि ये जनरल टर्म है और यहाँ पर CH3 की ना होकर R एक ग्रुप है, तो दिस इज़ एसाइलेशन. बट अगर इसी R को मैं एक मिथाइल ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर दूँ, रिप्लेस कर दूँ, तो ये बन जाएगा 2 कार्बन का एसिटाइल ग्रुप. ठीक है. तो 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप, तो इसी टर्म को दिस एसाइलेशन इज रिप्लेस्ड नाउ बाय द टर्म acetylation. Okay, very fine. So what about this third term, benzoylation? Benzoylation is very similar. अगर यही R ग्रुप एल्काइल की जगह अराइल एंड मोर स्पेसिफिकली फिनाइल ग्रुप बन जाए, दैट मीन्स इस तरीके से. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, बेंजोइलेशन. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं किसके अंदर, एस्टर फॉर्मेशन के अंदर. हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज एस्टर फॉर्मेशन. तो उसमें हम जनरली पढ़ेंगे एसाइलेशन एंड देन बेंजोइलेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन इज लाइक फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइलेशन या द रिएक्शन कंटेनिंग बेंजोइलेशन. ठीक है. उसी को हम किस नाम से पढ़ेंगे, the most important name reaction is Schotten-Baumann reaction. तो Schotten-Baumann reaction पढ़ने से पहले मुझे generally पढ़ना पड़ेगा कि how we can form an ester using phenol. ठीक है. Okay. और acylation when phenols are treated, क्योंकि मैं यहाँ पर OH containing कौन सा ग्रुप ले रही हूँ, हम कौन सी reactions पढ़ रहे हैं, reactions of phenols. तो बेसिकली द रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में क्या पढ़ेंगे कि जब आप फिनॉल को लोगे स्पेसिफिकली और ट्रीट करोगे उसको एक एसिड डेरिवेटिव के साथ, क्लोराइड को लोगे या एनहाइड्राइड को लोगे, और किसकी प्रेजेंस में चाहिए, कोई बेस होना चाहिए हमारे पास, बिकॉज व्हाट वी आर अल्टीमेटली गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट इज द प्रोटोन. तो प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए व्हाट यू शुड हैव इज बेस, प्रेजेंस ऑफ अ बेस. तो pyridine इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. pyridine एक इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बट उतना बेसिक नेचर pyridine का होता है जो क्या कर ले, एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट आराम से कर सकता है. ओके. सो यहाँ पर जब आप फिनॉल को ट्रीट करोगे एसिड क्लोराइड के साथ या एनहाइड्राइड के साथ pyridine की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एस्टर का फॉर्मेशन मिलेगा. देखो भाई, फिनॉल का कैसा नेचर होता है, लास्ट क्लास में बताया था, एसिडिक नेचर होता है. प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि फिनॉल इज़ हैविंग एसिडिक नेचर. तो जब आप एक एसिड को बेस से ट्रीट करोगे तो क्या होगा, उस एसिड से बेस क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एसिड इज़ अ प्रोटोन डोनर. ओके. और बेस इज़ अ प्रोटोन एक्सेप्टर. फिनॉल था, क्या बच गया, फिनॉक्साइड, और हमारे पास दूसरी तरफ क्या है,
कोई भी एसिड, क्लोराइड या एनहाइड्राइड। तो अब किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, कैसी रिएक्शन बोलोगे आप इसको? एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाके अटैक कर रहा है और वहाँ से लीविंग ग्रुप को आउट कर रहा है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था जो लीविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज के साथ आउट होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफ्यूज। और आने वाला ग्रुप क्या होता है नेगेटिव चार्ज वाला? न्यूक्लियोफाइल। तो जब यहाँ से ये इस तरीके से अटैक करेगा तो यहाँ से Cl नेगेटिव विल बी रिमूव्ड आउट एंड अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट दिस PHO C++O R ग्रुप। ठीक है, और इसी तरीके से हमने क्या बोला कि हमारे पास यहाँ से क्या हुआ? एसाइलेशन। व्हाट विल गेट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन? एसाइलेशन। अब मैं इसी रिएक्शन को एसिटाइलेशन कैसे बना सकती हूँ? जब मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि आप कोई भी एसिड क्लोराइड ना लेके आप क्या ले रहे हो? एक एसिटाइल क्लोराइड ले रहे हो, यानी कि R को रिप्लेस करो किससे? CH3 से। सो व्हाट यू विल गेट? You will get in place of this R CH3, and in case of acylation, instead of acylation, what you will have? Acetylation reaction. Very fine. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स बेंजोइलेशन। अभी मैंने टेकन बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड लेने का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर R की जगह क्या चाहिए था? पीएच ग्रुप चाहिए था या C6H5 चाहिए थे, ताकि मैं C6H5CO को क्या बोल सकूँ? एक बेंजोइल ग्रुप बोल सकूँ और इस रिएक्शन में क्या करा सकूँ? बेंजोइलेशन करा सकूँ। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट लाइन इज द बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल्स इज यूजुअली कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous NaOH. Point to be noted, instead of pyridine, now we are taking over here is the what? Now we are taking over here is the aqueous NaOH, little bit stronger base, क्योंकि बेंजोइल क्लोराइड जैसे इन्होंने बताया भी है कि वो रेडिली हाइड्रोलाइज नहीं होता एल्कली से, तो अपन यहाँ पे आराम से एक्वस NaOH ले सकते हैं। वहाँ इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वहाँ पर आप नॉर्मली जो भी एल्काइल क्लोराइड या किसी भी तरीके से एसिटाइल क्लोराइड यूज़ कर रहे थे उसमें क्या हो सकता था कि एक हाइड्रोलिसिस हो सकता था। हाइड्रोलिसिस होने के बाद वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाता? एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। दीज आर द बेसिक रिएक्शंस विच यू हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो। सो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? फिनॉल विद द सेम मैकेनिज्म एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, दैट इज जब आप इसको बेस के साथ ट्रीट करोगे यू विल गेट दिस फिनॉक्साइड आयन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फिनॉक्साइड आयन यू विल गेट द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विद दिस टाइप ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव, एंड अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। ठीक है, और एस्टर में यहाँ पर अब आपको R की जगह क्या मिलेगा? एक फिनाइल ग्रुप मिलेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? बेंजोइलेशन रिएक्शन हो गया। तो अगर आपको शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन को स्पेसिफाई करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन सबसे पहले तो यू हैव टू लर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, एंड द सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पर आपको फिनॉल तो लेना ही लेना है, वो तो बेसिक रिएक्शंस हम पढ़ ही रहे हैं, बट अब आपको RCOCl की जगह PHCOCl यानी बेंजोइल क्लोराइड को लेके चलना है। सो इससे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी दैट you will end up with this type of product, and this is what? This is particularly benzoylation, or we can say by the name of it phenyl benzoate. So this is all about the benzoylation Schotten-Baumann reaction. Okay, now moving ahead towards the second reaction of today's lecture, that is Fries rearrangement. फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि यू हैव टू रिमेंबर, और आई वुड लाइक टू से यू हैव टू मेमोराइज इट विद द फिनोलिक एस्टर। फ्राइज रीअरेंजमेंट में आपको स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना पड़ेगा? फिनोलिक एस्टर लेना पड़ेगा, और फिनोलिक एस्टर बेसिकली हमें देता क्या है? ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स से एंड अप करता है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग मटेरियल आपका फिक्स है यहाँ पे, वो है फिनोलिक एस्टर। यू हैव टू रिमेंबर इट ऑलवेज, फिनोलिक एस्टर। फिनोलिक एस्टर अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, वो एस्टर जो फिनॉल की प्रेजेंस में बना हो। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे R ग्रुप क्या हो सकता है? एसिटाइल भी हो सकता है, मतलब CH3 भी हो सकता है, जनरल R भी हो सकता है, या जनरल PH भी हो सकता है। तो आपका बेसिकली रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में जो ये फिनोलिक एस्टर है उसका जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स।
हाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो हाइड्रोक्सी कीटोन्स क्या होता है, जिसके अंदर OH ग्रुप भी हो और जिसके अंदर CO ग्रुप भी हो, ठीक है, दैट इज़ दी हाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो अब देखते हैं कि फिनोलिक एस्टर मीन्स PHO C डबल बॉन्ड OR, दिस R कैन बी एल्काइल एज वेल एज एराइल, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। यानी कि वो हमें अब इस बार स्टार्टिंग मटेरियल लेना है जो हमने लास्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाया था, याद आया। लास्ट रिएक्शन यानी कि अभी हमने पढ़ा था एसाइलेशन या बेंजोइलेशन, उसमें जो हमारा प्रोडक्ट था उसको अब हमें शुरू करते हुए एंड करना है हाइड्रोक्सी कीटोन्स के साथ। तो देखते हैं ये फॉर्मेशन या रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करता है। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में यू हैव टू मेमोराइज और यू हैव टू कंसंट्रेट अपॉन द टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट होती है, और रिएजेंट हमें यहाँ पर चाहिए एनहाइड्रस AlCl3। और आई थिंक ये सभी को पता होगा कि जो ये AlCl3 होता है ये एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, बिकॉज एल्यूमिनियम यहाँ पर सेक्सटेट कंप्लीट कर रहा है इंस्टेड ऑफ ऑक्टेट, जिसकी वजह से एक ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एंड हेंस इट विल एक्ट एज अ लुईस एसिड, ये सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप रिएजेंट आप लुईस एसिड लेके चल रहे हो तो लुईस एसिड तो लेना है, साथ में इसको हीटिंग रिक्वायरमेंट्स चाहिए, इट रिक्वायर्स द हीटिंग एज वेल एज, और सेकेंड में इसको लास्ट स्टेप में चाहिए वर्कअप। वर्कअप बेसिकली हम क्या करते हैं कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस को वर्कअप कहते हैं, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, दैट इज़ द फाइनल स्टेप इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड इट इज़ डिफाइंड बाय द टर्म वर्कअप। तो देखते हैं अब किस तरीके से रिएजेंट AlCl3 हेल्प करता है एक फिनोलिक एस्टर को हाइड्रोक्सी कीटोन बनाने के साथ, ठीक है। देखने में क्या लगता है कि ये वाला जो CO बॉन्ड है ब्रेक हुआ है, ऐसा ही तो हुआ है। ये CO बॉन्ड जब ब्रेक हुआ है तो ये किस में टूटा है, जो CO बॉन्ड टूटा है उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन को H मिल गया, और दैट COCH3 ग्रुप इज अटैच टू दी ऑर्थो पोजिशन और टू दी पैरा पोजिशन। इसका भी अभी मैं बात बताऊंगी कि भाई ऑर्थो भी मिलता है और पैरा भी मिलता है, तो ऑर्थो कब मेजॉरिटी में मिलता है और पैरा कब मेजॉरिटी में मिलता है, ठीक है। सो अभी सिंपली आपको लग रहा है कि यहाँ पे CO ग्रुप टूटा, CO ग्रुप टूटने के बाद आपको क्या मिला, ऑक्सीजन के साथ H मिला, और जो COCH3 ग्रुप है वो कहाँ अटैक हो गया, ऑर्थो पे भी अटैक हो सकता है और पैरा पे भी अटैक हो सकता है। तो नाउ यू विल हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि मैम व्हाई दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट रिक्वायर दिस रिएजेंट, यू नो, मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसे हमने क्लेजन में पढ़ा था कि भाई यहाँ से क्लेजन में हमने क्या पढ़ा था, बस इस COCH3 की जगह वहाँ पर क्या था, एक एलाइल ग्रुप था, हमने ईथर लिया था वहाँ पे इंस्टेड ऑफ एस्टर, तो एक एलाइल ग्रुप था। तो एलाइल में क्या हुआ था, ये ग्रुप हट के अटैच हो गया ऑर्थो पे या पैरा पे। एक ट्विस्ट वहाँ पे ये था कि जो ग्रुप अटैच हुआ था वो इन्वर्ट होके अटैच हुआ था ऑर्थो पे, और सेम ओरिएंटेशन में या सेम कहते हैं ना कि रिटेंशन ऑफ द कन्फिग्रेशन में अटैच हुआ था पैरा पे, वो हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि जब भी आप एक रिएजेंट और स्पेसिफिकली एक लुईस एसिड प्रोवाइड कर रहे हो तो रिएक्शन ऐसे नहीं गया होगा। सो नाउ द टास्क इज टू स्टडी कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, किसके पास लोन पेयर्स हैं, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन ने इसको अटैक किया, अटैक करने के साथ व्हाट यू विल गेट इज ऑक्सीजन AlCl3 and also a negative charge on it, यहाँ पर मिलेगा C डबल बॉन्ड OR। तो देखो नेगेटिव उसको मिला क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स लिया, बट पॉजिटिव उसको इसलिए मिला क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया। तो क्या हुआ कि जब आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ऑक्सीजन विल अटेन द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल अटेन द नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि एक COCH3 ग्रुप यहाँ पर है तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय ब्रेकिंग दिस CO एंड सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड जब टूट जाएगा दिस विल बी रिटेन्ड, सॉरी, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो कार्बन ऑक्सीजन के जो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो स्पेसिफिकली किसको चले गए, इसकी पॉजिटिव नेचर को कम करने के लिए, और यहाँ से ये जो एलिमिनेट आउट होगा ये एक एज अ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट एलिमिनेट
आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, दिस बेंजीन, दिस ऑक्सीजन, दिस AlCl3, ठीक है, नेगेटिव चार्ज एज इट इज़, प्लस RC⋯O पॉजिटिव। तो ये हमारे पास एक इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। दिस इलेक्ट्रोफाइल विल बी जनरेटेड एंड नाउ एज द इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड, अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन टाइप की रिएक्शन को शो करेगा। क्यों? क्योंकि स्टिल इट इज़ हैविंग लोन पेयर, और फिर वो क्या कर सकता है, इस तरीके से एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को शो आराम से कर सकता है, जैसे हमने यहाँ पर शो किया, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये शो होगा तो व्हाट यू विल गेट डबल बॉन्ड O, AlCl3 नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल गए, C⋯O R को, और यहाँ पे वापस से क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और हमारे पास इधर क्या था, एक H था। अब क्योंकि ये एक अनसिमेट्रिकल टाइप की सिचुएशन हो गई या अनस्टेबल टाइप की सिचुएशन होगी, बिकॉज एरोमेटिसिटी हैज़ बीन लॉस्ट। अब एरोमेटिसिटी को गेन कराने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ दी एरोमेटाइजेशन करना पड़ेगा। और यहाँ से आपको क्या मिला, इस कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको चले गए, इधर चले गए, और यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वापस से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया। एंड व्हाट यू विल गेट इज़ दी aromatization along with the formation of AlCl2 and then C⋯OR, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट मिला, पहला प्रोडक्ट, दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ द लुईस एसिड, जो हमने यहाँ बताया था वेरी फर्स्ट में, एनहाइड्रस AlCl3। तो अब इसका रोल समझ में आता है सेकेंड स्टेप का, दैट इज़ वर्कअप रिएक्शन। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ दिस H पॉजिटिव एंड H2O। और ये मैंने अभी बताया था आपको, एक वर्कअप प्रोसेस है। देखो, अगर ये प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट स्टेप होता, तो आपको सिर्फ एंड अप होते इस प्रोडक्ट पे। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ OAlCl2, और हमें OAlCl2 की जगह क्या चाहिए, यहाँ पर OH ग्रुप चाहिए। क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, फिनोलिक एस्टर से हमें क्या चाहिए, हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी कीटोन बनाने के लिए इसको, भाई कीटोन तो बन गया, वन वे इज़ वेरी क्लियर, बट इसको हाइड्रोक्सी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कअप करना पड़ेगा। और जब आपको वर्कअप करना पड़ेगा, यानी प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जब आप वाटर का एडिशन करोगे, सो हाउ विल यू एंड अप, यू विल एंड अप बाय दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अल्टीमेटली यू हैव बीन एडेड अप विद दिस ऑर्थो प्रोडक्ट, और इसी तरीके से आप एंड अप हो सकते हो पैरा प्रोडक्ट पे भी, ठीक है। तो आपका इस तरीके से रिएक्शन जाएगा, यानी कि ऑर्थो पे ना हो के, मान लो ऑर्थो ग्रुप इज़ ब्लॉक्ड, मैंने बताया था लास्ट में क्लेजन में भी, ऑर्थो इज़ ब्लॉक, तो रिएक्शन जाएगी पैरा पर, ठीक है। और अगर ब्लॉक भी नहीं है तो विच फैक्टर, क्या फैक्टर डिसाइड करेगा कि रिएक्शन ऑर्थो पर होगी या रिएक्शन इस तरीके से पैरा पर होगी। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, क्या टेम्परेचर कंट्रोल डिसाइड करेगा, येस, टेम्परेचर कंट्रोल ही डिसाइड करेगा। सो आप एक स्टेटमेंट यहाँ पर देखोगे, जो मैंने आप PDF भी शेयर किया हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, कि इन जनरल लो टेम्परेचर्स, दैट मीन्स अगर 333 केल्विन से अगर आप नीचे रिएक्शन कर रहे हो तो आपको मिलेगा पैरा प्रोडक्ट, और अगर आप 433 केल्विन से ऊपर रिएक्शन कर रहे हो, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन कैरी आउट करते हो, तो आपको मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट। सो देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं ना, बेसिकली जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं, उसमें हम बात करते हैं टू टर्म्स की। आई थिंक ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी ये दोनों। वन इज़ काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ओके, एंड अनदर इज़ थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये इस तरीके से आता है कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलेगा या थर्मोडाइनेमिकली। वन इज़ काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड अदर इज़ थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट मेजर बने, कौन से वाला, मेजॉरिटी प्रोडक्ट की हो जाए स्पीड को देखते हुए, कि जो ज़्यादा फास्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट है। ज़्यादा फास्ट मीन्स जिसका रिएक्शन जो होगा वो फास्टर होगा, ओके, रिएक्शन होगा स्पीडी होगा। तो अगर वो प्रोडक्ट मेजर बनता है तो वो इसका मतलब रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। अगर आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबिलिटी को देखते हुए बनता है
थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी को देखते हुए बनता है, तो आपका वही जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, या जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी TCP, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये था हमारा, ठीक है। अब मैंने फिनाइल एसीटेट से अगर मुझे ऑर्थो बनाना है तो आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे, और पैरा बनाना है तो आपको एक फ्री ग्रुप पे सब्सटीट्यूशन पैरा पे करना पड़ेगा। तो जब आप लो टेम्परेचर की बात करते हो तो जो स्पीड में प्रोडक्ट बनेगा, कैन एनीवन गेस इट कि वो ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेगा? स्पीडली बनाना है, बिना रुकावट के बनाना है, तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर स्पीड में यानी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट चाहिए आपको, तो वो जाहिर सी बात है आपका पैरा बनेगा, ना कि ऑर्थो। क्यों? क्योंकि पैरा प्रोडक्ट पहले अचीव हो रहा है बिकॉज वहाँ पर हिंड्रेंस कम है। लेकिन जब आप एक टेम्परेचर को राइज कर देते हो, मीन्स इतना टेम्परेचर दे देते हो कि उसको हिंड्रेंस का भी कोई परवाह नहीं है, डोमिनेटिंग फैक्टर अब हिंड्रेंस नहीं है, डोमिनेटिंग फैक्टर है एनर्जी गैप, एनर्जी बैरियर। जो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इतना आपने एनर्जी दे दिया कि आपको स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, वो हिंड्रेंस नहीं देखेगा। ऑल्दो ऑर्थो के पास हिंड्रेंस है, मानते हैं इस बात को, भीड़ है यहाँ पर, रुकावट है यहाँ पर, लेकिन साथ के साथ अगर आप यहाँ नोटिस करो तो एक फैक्टर और है यहाँ पर, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ चिलेशन, ठीक है। तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ हायर टेम्परेचर। सो बेसिकली आपको दो बातें याद रखनी है। अगर आपका टेम्परेचर कम है यानी उसके पास उतनी रिएक्शन के पास रिएक्शन एनर्जी नहीं है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और अगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो जो रिएक्शन फास्टर जाएगी वही प्रोडक्ट बनेगा, एंड दैट इज़ पैरा। अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर पैरा ना बन के ऑर्थो बनेगा, क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट हालांकि हिंडर्ड प्रोडक्ट है बट ऑन द सेम साइड इट इज़ द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू द पैरा प्रोडक्ट। सो ये बात हो गई हमारी 333 से नीचे वाला बनने वाला इज़ पैरा एंड ऊपर बनने वाला इज़ योर ऑर्थो। सो एक क्वेश्चन और इसमें आ जाता है कि हाउ विल यू गेट टू नो दैट वेदर इट इज़ अ 1 स्टेप रिएक्शन और अ 2 स्टेप रिएक्शन। जैसे मैं आपको अगर रिकैप्चुलेट कराऊँ, हमने पढ़ा था क्लेजन में हमने पढ़ा था एक काइंड ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी रिएरेंजमेंट नहीं रिएजेंट नहीं चाहिए था, ओनली आपको हीटिंग कंडीशन चाहिए थी, और साथ के साथ दैट वाज अ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बिकॉज वहाँ पर इट वाज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा था। बट फ्राइज़ में आपको एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं मिलता है, वहाँ पर बाकायदा आपको क्या मिलता है, एक इंटरमीडिएट मिलता है। दिस इज़ द इंटरमीडिएट ओवर हियर, असाइलिनियम आयन, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट मिलता है इसका प्रूफ क्या है, कौन कह सकता है, कैसे पता चला कि ये 1 स्टेप रिएक्शन ना होके 2 स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो आंसर इज़ वेरी सिंपल। देखो हम एविडेंस के लिए बेसिकली क्या चेक करते हैं, हम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो, हमने लिया है यहाँ पर इस तरीके से, दिस इज़ ऑल्सो अ फिनोलिक एस्टर जिसमें हमारे पास C6H5 है आर की जगह, और हमने यहाँ की पे किसका लिया, टॉल्विन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कराया है, ठीक है। और सेम कंडीशन के साथ रिएक्ट किया, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, पैरा इज़ ब्लॉक्ड, सो आप ऑर्थो प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हो। सिमिलरली जब आप सेकेंड आप लेते हो इस टाइम पे कि ये ऑर्थो इज़ ऑल्सो ब्लॉक्ड, दिस पैरा इज़ ब्लॉक्ड इन केस ऑफ CH3 इंस्टेड ऑफ R। देखो फर्स्ट केस में आपके पास है C6H5, सेकेंड केस में आपके पास है CH3। तो जब आप यहाँ पर आप देखोगे तो व्हाट यू विल गेट टू नो इज़ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे यहाँ पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन मिले, एनीवेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन what if we take the combination of this first starting material as well as this second starting material, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। देखो अगर आप एक्सपेक्ट करते कि मुझे 2 ही प्रोडक्ट मिलते, इससे तो मिल जाता ये वाला, इससे मिल जाता ये वाला, फ्राइज़ की हम बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते थे कि ये जो रिएक्शन हुई है ना वो सिंगल स्टेप में हुई है, कि भाई यहाँ से उठा यहाँ लग गया, मतलब कंसर्टेड टाइप का मैकेनिज्म हो गया, सिंगल स्टेप में हो गया, कोई अलग से टूट के ही नहीं गया। अगर मैं कहती हूँ कि टूट के निकल जाए तो भाई अब इसकी मर्ज़ी है वो फर्स्ट में ऐड हो जाके या फिर वो
सेकंड में ऐड हो। तो अगर आपको यहाँ पर मिलते सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स तो आप कह सकते थे कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बट क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स का, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स। अगर क्रॉसओवर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, क्रॉसओवर मीन्स कि इसकी पहचान है C6H5, ठीक है, और इसकी पहचान है CH3। तो आप क्या देखते हो कि जो C6H5 वाला है उसके साथ आपको जो उसके साथ Cl नहीं है, और जो CH3 वाला है उसके साथ Cl है। तो प्रोडक्ट में भी ऐसा ही मिलना चाहिए। जो C6H5 वाला है यहाँ पर उसके साथ तो Cl मिल रहा है, और जो CH3 वाला है उसके साथ Cl नहीं मिल रहा। मीन्स उल्टा काम हो गया थर्ड और फोर्थ टाइप के प्रोडक्ट मिलने के साथ। 2 तो मिले नॉर्मल वे में, और जो 5 और 6 प्रोडक्ट मिला आपको, 5th और 6th प्रोडक्ट, वो मिला एक एबनॉर्मल सिचुएशन में। क्योंकि यहाँ अगर COCH3 लगा है तो इसके पास Cl होना चाहिए था इसकी तरह, और यहाँ अगर C6H5 लगा है तो इसके पास Cl नहीं होना चाहिए था इसकी जगह, बट सिचुएशन इज़ रिवर्स, टोटली अपोजिट। सो आंसर इज़ कि जो ये RCO ग्रुप डिटैच हुआ है ना, दिस RCO ग्रुप इज़ नाउ डिटैच, तो इसके पास पूरी लिबर्टी है, वो जाके यहाँ भी अटैक कर सकता है और वो जाके यहाँ भी अटैक कर सकता है। दैट इज़ द लिबर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर असाइलियम आयन। डिटैचमेंट आपको चेक करना है तो आप कह सकते हो भाई ये डिटैच्ड है, क्योंकि ये अटैक नहीं हुआ सिर्फ Cl के साथ, वो बिना Cl वाले के साथ भी अटैक कर रहा है। मैकेनिज़्म मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो COCH3 है एक फ्री आयन की तरह रिएक्शन के अंदर रहता है, और वो फ्री आयन की तरह तभी रहेगा जब यहाँ से आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा। और यू ऑलवेज नो दैट इंटरमीडिएट आर ऑलवेज जनरेटेड इन 2 steps reaction instead of 1 step reaction. So I hope you all are clear with this Fries rearrangement. तो फटाफट से एक रिकैप्चुलेशन फ्राइज का ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो फ्राइज में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद द फिनोलिक एस्टर एंड एंड अप विद द हाइड्रोक्सी कीटोन्स, दैट मे बी ऑर्थो एंड पैरा। रिएजेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ होती है, 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, एक वर्कअप प्रोसेस भी होता है। ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा हायर टेम्परेचर्स पे, पैरा प्रोडक्ट मिलेगा लोअर टेम्परेचर्स पे, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट इज़ इट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन। अगर मैं यहाँ आपको मेंशन कर दूँ फ्राइज, सबसे पहले 2 स्टेप रिएक्शन, सेकेंड प्रेजेंस ऑफ या रिक्वायरमेंट ऑफ रिएजेंट, थर्ड वन ऑर्थो मिलता है हाई टेम्परेचर्स पे, और पैरा मिलता है लो टेम्परेचर्स पे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और स्टार्टिंग तो याद ही है, फिनोलिक एस्टर से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्सी कीटोन्स। So I think we are okay with this type of reaction, that is Fries rearrangement. So yeah, this is all for today. Thank you.